तो स्वागत है आपका एक अकेडमी चैनल में। मैं आदित्य सिंह। चलिए हम आज कुछ विशेष जीके जीएस के प्रश्न समझेंगे और उस पर अपनी समझ बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं। पहला जो टॉपिक मैंने लिखा है समुद्र। फ्रेंड्स मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। कहने का मतलब मैं उस तरह से पढ़ाता हूँ जिस तरह से कि आप कहीं टेस्ट सीरीज देने जाते हो तो उसमें आपको ये टॉपिक दिया जाता है और ऐसे सवाल पूछा जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वो मैं 4 ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, मैं केवल आपको सवाल दे रहा हूँ और उसके आंसर आप क्या क्या लिख सकते हैं वो आपको देखना है। तो चलिए आप उसको मतलब इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोच सकते हैं कि आप जैसे मैंने अब समुद्र लिखा है तो समुद्र के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं समुद्र के बारे में। पहला तो ये कि समुद्र कहेंगे किसे, तो ये समुद्र और नदी में आप फर्क जान लीजिए। नदी और समुद्र में फर्क जान लीजिए कि समुद्र का पानी खारा होता है यानी कि नमकीन होता है, जबकि नदी का पानी नमकीन नहीं होता। और समुद्र की बात भी ये की जाए कि समुद्र गहरा भी होता है। एक तो ये गहराई उसकी अधिक होती है और उसका पानी भी खारा होता है। और ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है, तो खारा होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, समुद्र के पानी का पीएच मान, तो ये कहेंगे 8.4, यानी कि 8.4 आपको याद रखना है। और अगर आपको 8.4 याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा 84 याद रखेंगे। ठीक है, मैं 84 इस वजह से बोल रहा हूं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। चलिए हम देखते हैं, ये समुद्र का पानी हो गया। और हम साधारण पानी की बात करें, साधारण पानी, तो इसका जो पीएच मान होता है, साधारण पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि समुद्र का पानी और ये साधारण पानी जो हम पीते हैं उसमें क्या फर्क है। इसके पीएच वैल्यू में फर्क आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 7 ही है और जबकि यहाँ 8.4 है। इसमें नमक की मात्रा यानी सांद्रता अधिक होने के कारण समुद्र का पानी जो है खारा होता है, यानी कि इसका पानी पीएच मान इसका 8.4 होता है और साधारण पानी का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। अब चलिए हम बात करें इसकी। ये मैंने क्या लिख रखा है, CaSO4.12H2O। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपसे पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। तो आप कहेंगे CaSO4.12H2O। ये हमारा जो हो गया, ये हो गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और ये CaSO4.2H2O ये क्या होता है, हमारा जिप्सम का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं और वो इस तरह से कि यहाँ पे मैंने कहा CaSO4.12H2O ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आप क्या करेंगे, ये पेरिस तो आप जाने, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जान ही गए, यहाँ पे जो हाफ है यहाँ पे आप 2 कर लेंगे और यही हो गया फिर जिप्सम का सूत्र। तो इस तरह से आप ये दोनों सूत्र याद रख सकते हैं और ये भी पूछे जाते हैं काफी एग्जाम्स में। चलिए हम आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और यह बाबर के समकालीन थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा इस तरह से भी कि रामचरितमानस की रचना जब तुलसीदास ने की थी किसके काल में की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किसके कार्यकाल या शासनकाल में की थी? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बाबर इसका जवाब होगा। अब आगे चलिए, हम केशिका तो यहाँ लिख रखा है मैंने, इसको इंग्लिश में कैपिलरी क्रिया कहते हैं, कैपिलरी रिएक्शन या कैपिलरी क्रिया कहते हैं, यानी कि केशिकत्व क्रिया। तो समझते हैं केशिकत्व क्रिया होता किसमें है। पहले तो ये जान लें कि केशिकत्व क्रिया किसे कहते हैं। केशिकत्व क्रिया वैसी क्रिया होती है जो कि किसी भी एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के लिए कोई माध्यम होता है और उस माध्यम के सहारे यह जो प्रोसेस होता है,
जैसे कहने का मतलब ये जो केशिकात्व क्रिया होती है ये पौधे में भी होती है, और लालटेन की बत्ती में जो तेल जो है आप ऊपर चढ़ता है या फिर लालटेन जो जलती है केशिकात्व क्रिया के कारण ही उसमें तेल बत्ती में ऊपर जो आबादी होती है उसमें पहुंचता है। तो केशिकात्व क्रिया आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लालटेन की बत्ती में जो दीपक वो उसका लौ जलता है वो किस क्रिया के कारण ऊपर उसमें तेल पहुंचती है या पहुंचता है, तो आप उसमें जब उस समय जवाब कहेंगे केशिकात्व क्रिया के कारण। और फिर उसके बाद जो ये पानी जो पौधे में जो पानी जो होता है ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू जो ये जाइलम और फ्लोएम जो मैंने बतला रखा है उसके द्वारा जो ऊपर ले जाया जाता है जाइलम के द्वारा जल, तो वो किस क्रिया के वो क्रिया कौन सी होती है, तो केशिकात्व क्रिया के कारण होती है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है नाइक्रोम। नाइक्रोम का क्या यूज होता है, जो नाइक्रोम जो है इसका यूज है, नाइक्रोम का यूज ये हीटर का जो वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि नाइक्रोम का यूज हीटर बनाने में किया जाता है। और उसके बाद मैंने लिख रखा है हाँ ये नाइक्रोम के बाद टंगस्टन भी आप जान लीजिए। शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं नाइक्रोम नहीं टंगस्टन का यूज होता है, तो टंगस्टन का यूज जो है बल्ब के निर्माण में होता है। वो जो रेड वाला बल्ब आप देखते हैं लाल जो बल्ब जलता है 100 वाट या 200 वाट का जो आप बल्ब लेते हैं उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है, जबकि हीटर में नाइक्रोम के वायर का यूज किया जाता है। अब आइए मैग्नेट जो है मैग्नेट इसकी खोज 800 ईस्वी पूर्व हुई थी, लगभग 800 ईस्वी पूर्व, और मैग्नेशिया नामक शहर में इसकी खोज हुई थी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैग्नेट की खोज किस शहर में सर्वप्रथम हुई थी, तो आप कहेंगे मैग्नेशिया नामक शहर में मैग्नेट की खोज हुई और जिस कारण ही इसका नाम मैग्नेट पड़ा यानी कि चुंबक पड़ा। और आगे आइए, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर या संगमरमर जो होता है, संगमरमर का जो पत्थर होता है या चूना पत्थर वो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और एक बात और कि आप जो अपने घर में चूना करते हैं और वो जब सूख जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है Fe2O3.XH2, ये एक रासायनिक सूत्र है और ये सूत्र है जंग का। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लोहा के बारे में। लोहा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लोहा में अगर जंग लग जाता है तो उसके कारण उसके भार में कमी आएगी या वृद्धि होगी, तो इस समय आप जवाब देंगे कि लोहे में जंग लग जाने के कारण जो है उसमें वृद्धि होगी उसके वजन में, ना कि कमी होगी। वो लोहा ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके और उसमें जंग लग जाता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने के कारण लोहे में जंग लग जाता है। और उसी से जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे पे ये जस्ते की परत चढ़ाते हैं ताकि उस पे जंग ना लगे। आपको अगर आप कोई लोहा कहीं से लाते हैं और उस पे अगर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो आप उस पे पेंट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उस पे जस्ते की परत चढ़ानी होगी। उसके बाद आप रख सकते हैं उस लोहे को, उसमें जंग नहीं लगने वाला है। और अगर कोई पूछे कि जंग का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, ये जंग का सूत्र है जो कि लोहे में लगता है। और अगर पूछा जाए कि लोहे का सर्वोत्तम लोहा यानी कि लोहे का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। और आतिशबाजी में स्ट्रांशियम और बेरियम का यूज किया जाता है। तो ये आप कैसे हम पहचानेंगे स्ट्रांशियम और बेरियम का यूज, जैसे कि आप जब ये रॉकेट छोड़ते हैं, वो जो रॉकेट होता है आतिशबाजी मतलब रॉकेट, दिवाली में जो आप पटाखे वगैरह जो यूज करते हैं तो उसमें से जो कलर निकलता है वो रेड और या फिर ग्रीन कलर का, वो स्ट्रांशियम और बेरियम की उपस्थिति के कारण ही होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। स्ट्रांशियम और बेरियम का SR
और Br, ये स्ट्रांशियम SCl, पता नहीं इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, चलिए कोई बात नहीं। आप स्ट्रांशियम और बेरियम याद रखेंगे कि आतिशबाजी में स्ट्रांशियम और बेरियम का उपयोग किया जाता है। और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, आपसे सीधे सीधे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो उस समय आप कहेंगे यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रासायनिक सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और आप यह भी याद रखेंगे कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह कौन उत्सर्जित करता है, मतलब कि ये आता कहां से, इसका निर्माण कैसे होता है। तो हम जो वाहन यूज करते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, या फिर ट्रेन ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें सब में तो डीजल यानी फ्यूल, डीजल या पेट्रोल का यूज किया जा रहा है। तो हम याद रखेंगे कि ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो कहने का मतलब 1 होता है, ठीक है, मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड, ऑक्सीजन के एक अणु। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह उत्सर्जित कौन करता है, वाहन के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो कि हमारे द्वारा यूज किया जाता है। चलिए आप यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो है, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखा है। यहाँ पे एक घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। तो यहाँ पे कौन सी गैस का जो है रिसाव हो गया था, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिस जाने के कारण बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। तो वहां पे आप याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, और मिथाइल आइसोसाइनाइड आप यहाँ पे याद रखेंगे। और उसके बाद नींबू, और यहाँ पे मैंने नींबू लिख रखा है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। और नींबू की प्रकृति होती है कैसी, अम्लीय होती है नींबू, यानी कि एसिडिक, अम्लीय। और ये नींबू के बाद आप आंवले को भी ले लें, आंवला, ये जो हमारा आंवला है, आंवला भी क्या होता है, वो अभी खट्टा फल, ये खट्टा फल है, और उसमें भी यही साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है। तो चलिए, और ये नींबू, ये आंवला जो है विटामिन C का अच्छा सोर्स है। आपसे सीधे सीधे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि विटामिन C का गुड सोर्स क्या है, अच्छा सोर्स क्या है, तो आप आंवला कहेंगे। और आगे बढ़ते हैं सेब में क्या पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। बेसिकली आप ये बात याद रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड केवल सेब में ही नहीं और भी चीजों में पाया जाता है। जैसे केवल मैंने यहाँ पे जो टॉपिक रखा था अपना, ये सेब रखा था, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेब में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड चींटी में भी पाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बतलाया था, पर उसमें मैंने एक बात बतलाना भूल गया कि फॉर्मिक एसिड जो चींटी में पाया जाता है वो लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है। और उसके बाद मैंने ये भी बतलाया था कि बिच्छू जो होता है उसके वो जो जब हमें काटती है तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड ही उसके डंक में होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और बाकी की बातों के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।